discuss a new topic, that is biomolecules. We discuss some topics like amino acid, protein, enzyme and न्यूक्लियोटाइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 टॉपिक्स जो है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिए हैं ये टॉपिक। और अब हम लोग जो है अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज का। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में डिस्कशन रह गया था, वो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? केमिकल्स आर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर वर्ड से जैसा आप समझ में आ रहे हैं कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स लिविंग, मीन्स लिविंग सेटअप में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसकी जो बॉडी है वो बेसिकली सेल्स से बनी होती है। और जो सेल्स बनी होती है, सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कंपोनेंट्स जो हैं वो किसके बने होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो the sum total of different types of biomolecules, compounds and ions present in a cell, इसे क्या कहते हैं? एक टर्म दिया जाता है सेलुलर पूल। मोस्टली जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मींस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन बायोमोलिक्यूल्स जिनसे बॉडी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का फॉर्मेशन होता है, कार्बन कंटेनिंग होते हैं। केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अराउंड ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कार्बन। कार्बन इज मोस्ट वर्सेटाइल एंड मोस्ट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो एक बार हम देखते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है, यानी कि सॉइल में और लिविंग मैटर में कितने कितने परसेंट कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो लिविंग में या अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। मैक्सिमम कंपोनेंट जो है वो नंबर 1 पे ऑक्सीजन है, बट कार्बन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और ऑक्सीजन के बाद कार्बन प्रेजेंट है। तो और बाकी आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उनका परसेंट है। तो देखिए, कार्बन सबसे पहले नंबर 1 पर ऑक्सीजन है, सेकंड परसेंट में कार्बन है, थर्ड परसेंट में आपको नाइट्रोजन मिल रहा है, फिर कैल्शियम है, और बाकी आपको देखिए लेस दैन 1% ही प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये जो सेलुलर पूल है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स किस परसेंट में पाए जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है, एक्चुअली ये केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, वाटर हैं, ये इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आप एक्सप्लेन कर पाएँ। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर आरिफ, जिनका बनाया हुआ ये एक पीपीटी था और जो मैंने नेट से डाउनलोड किया हुआ है। और इसके अलावा जो और भी मैंने अपने चैनल पर जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें जो पीपीटी है, मोस्ट ऑफ द मेरे द्वारा खुद मेरे से बनाई गई है। रिटर्न मटेरियल मैंने प्रोवाइड करवाया है, बट जो डायग्राम्स हैं या पिक्चर्स ऐड की गई हैं वो नेट के डिफरेंट सोर्सेज से ली गई हैं। आई एम वेरी सो मच थैंकफुल टू डिफरेंट persons, different sites and different sources available on net। फिर जो हमारा डिस्कशन है उसे प्रोसीड करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स में जो हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, तो पहले तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लेवल में डिवाइड किया गया, और बायोमॉलिक्यूल्स को उनकी साइज़ की बेसिस पर भी डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे हम मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं और किन्हें हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये जो 800 डाल्टन का क्राइटेरिया है ये इम्पॉर्टेंट है। तो 800 डाल्टन से कम वेट है अगर तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और इफ़ एनी बायोमॉलिक्यूल हैव इट्स मॉलिकुलर वेट हायर देन 800 डाल्टन, 800 डाल्टन से ज़्यादा मॉलिकुलर वेट है अगर किसी बायोमॉलिक्यूल का, तो उसे मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। अगर 800 डाल्टन से कम है मॉलिकुलर वेट तो उसे माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक डेफिनेशन आपको ये पता चल गई। ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं और ये एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होते हैं। मींस कि अगर जो सेल है, सेल का एक प्रोसेस होती है, आप जानते होंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में अगर एसिड में डिजोल्व सेल्स
कुछ पार्ट या टिश्यू ले ली जाए किसी लिविंग सिस्टम से, किसी लिविंग बॉडी से, उसका एसिड में उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन एसिड मीडियम में किया जाए, तो मान लीजिए कि ये इस तरीके से ट्यूब में दिया गया है, तो मान लीजिए लिक्विड इसमें जो सॉल्यूशन के मीडियम में हम एसिड ले रहे हैं, तो कुछ मैटर होगा जो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और कुछ क्या होगा सॉल्युबल फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो जो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा वो एसिड इनसॉल्युबल पूल होगा, और जो ऊपर फ्लोट करता रहेगा यानी जो सॉल्यूशन का पार्ट है सॉल्युबल है, तो वो सॉल्युबल पूल होगा। तो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि ये तो पता ही होगा आपको कि जो जो चीज़ें डिपॉजिट होंगी बेस में वो वही होंगी जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई है। तो यही आपको बताया गया कि अगर मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा है तो वो डिपॉजिट हो जाती हैं यानी सेल इनसॉल्युबल पूल में आती हैं, और अगर 800 डाल्टन से कम है मॉलिक्यूलर वेट तो वो किस में आ जाती हैं, वो एसिड सॉल्युबल पूल में रहती हैं, तैरते रहते हैं ये मटेरियल। और ये कौन है, मिनरल्स है, गैसेस, वाटर, शुगर, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो एमिनो एसिड्स हैं यानी सिंगल सिंगल एमिनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स जो सिंगल सिंगल है, ये सब क्या है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। लेकिन जब यही एमिनो एसिड पॉलीमराइज होकर प्रोटीन बनाते हैं या न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं यानी कि डीएनए या आरएनए बना लेते हैं, तो यही क्या हो जाते हैं, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाते हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के बाद इनका ओवरऑल वेट जो होता है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा हो जाता है। और कोई भी अमीनो एसिड है या न्यूक्लियोटाइड है जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सीराइबो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरीके से, या अमीनो एसिड की बात करें तो लाइसिन है, हिस्टिडीन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामीन है। तो इन सब का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है और ये एसिड सॉल्युबल पूल का हिस्सा बनते हैं। जबकि जब ये प्रोटीन बना लेते हैं, जैसे इंसुलिन है या कोई हार्मोन है या कोई एंजाइम बना लेते हैं, तो पॉलीमराइज हो जाते हैं और तब ये यहाँ एसिड सॉल्युबल जो इनसॉल्युबल पूल नीचे डिपॉजिट होता है इसमें आते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि यहाँ लिपिड के बारे में लिखा हुआ है। तो लिपिड का जब एक्चुअल वेट, मैंने आपको बताया कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होगा ये माइक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे, और इनसे इससे ज़्यादा वेट वाले मैक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे। जब लिपिड के बारे में देखा गया तो लिपिड की जो ये पोजीशन है कंट्रोवर्शियल पाई गई, क्योंकि जो लिपिड था वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में तो पाया गया, यानी कि जो लिपिड था वो यहाँ डिपॉजिट हुआ इन हैवी मोर देन 800 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स के साथ डिपॉजिट हुआ। लेकिन जब इसका एक्चुअल वेट देखा गया तो ये वेट देखा गया कि 800 डाल्टन से कम है मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसा क्यों हुआ कि लिपिड का वेट 800 डाल्टन से कम है और इसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स की तरह एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होना चाहिए, बट ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में डिपॉजिट हुआ साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे मटेरियल, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल्स के साथ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं ये क्या बना लेते हैं, ये माइसिली फॉर्म करते हैं। और ये एक पैराग्राफ में आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर के एंड में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वहाँ पर आपको एक ये क्वेश्चन भी मिलता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो लिपिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है। 800 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट वाले को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है और वो एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाते हैं। बट जो लिपिड है वो रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है मैक्रो मॉलिक्यूल में, और एसिड इनसॉल्युबल पूल में डिपॉजिट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एसिड है, क्योंकि जो लिपिड्स हैं ये अकेले अकेले लिपिड के रूप में नहीं इसके मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होते हैं, ये हमेशा माइसिली बनाकर रहते हैं और इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो एक लाइन का आंसर है माइसिली फॉर्मेशन करते हैं इसलिए। तो ये डिस्कशन बुक में दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स की बात अगर हम करें तो सेल में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स पाए जाते हैं। इनमें से जो हम बात करें कि किससे बने होते हैं तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इसका यूनिट है, आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से बने हैं। इसी तरह पॉलीसेकेराइड्स जो है वो मोनोसेकेराइड्स से बने हुए हैं। लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। और इनका फंक्शन देखें तो बेसिकली जो टूट फूट और मरम्मत है जिसे कहते हैं रिपेयर एंड रीजनरेशन है,
ये प्रोटीन का काम है। और न्यूक्लियोटाइड्स में जो डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल की तरह फंक्शन करता है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है। पॉलीसैकेराइड जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, मेनली जो एनर्जी देने वाले होते हैं, जैसे कि चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, और इसी के ब्रेकडाउन से हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब यही ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में सेल्स में स्टोर भी होता है। फिर से जो लिपिड्स है ये इससे ज़्यादा स्टोरेज फॉर्म ज़्यादा जो स्टोरेज फॉर्म ज़्यादा तो लिपिड के रूप में होती है। जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये डायरेक्ट एनर्जी इनसे ली जाती है, लेकिन जो स्टोर हो जाता है एक्स्ट्रा फूड मटेरियल तो वो लिपिड के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही बेसिक टाइप का इन्फॉर्मेशन था। अब यहाँ से हम लोगों का जो मेन डिस्क्रिप्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो स्टार्ट होगा। तो एक बार ये जो डिस्क्रिप्शन था, जो बायोमॉलिक्यूल का बेस्ड लिपिड वाला क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, तो इसलिए मैंने आपको इसे बता दिया है और इसे आप याद रखेंगे। और इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहाँ सम अप कर रही हूँ, और कार्बोहाइड्रेट का डिस्क्रिप्शन दूसरे वीडियो में होगा और लिपिड का डिस्क्रिप्शन दूसरे वीडियो में होगा। इसी तरीके से प्रोटीन का, अमीनो एसिड का, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके लिए अलग अलग वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा, और यहाँ पर मैं ये वीडियो सम अप कर रही हूँ। थैंक यू, एंड आई विल अपलोड अदर वीडियोज़ ऑन टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स। थैंक यू।